Hello students, in the last class we have studied about self-induction, means the change in flux in the coil due to the current flowing in the coil itself. किसी भी कॉइल में फ्लक्स का चेंज होना, किसी भी कॉइल में फ्लक्स का चेंज होना किस वजह से चेंज होना, अपनी ही करंट जो उसके अंदर फ्लो हो रही है उसकी वजह से चेंज होना, ऐसे फिनोमिना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। और आज हम पढ़ने वाले म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, किसी एक कॉइल में करंट की चेंज होने की वजह से, किसी एक कॉइल में करंट के चेंज होने की वजह से दूसरे कॉइल में, पास में रखे हुए कॉइल में, दूसरा कॉइल कौन सा, जो पास में रखा हुआ होगा यानी नेबरिंग कॉइल, किसी भी कॉइल में करंट की चेंज होने की वजह से नेबरिंग कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होने के फिनोमिना को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे? इट इज डिफाइंड एज the phenomena of production of induced EMF in one coil due to the change in current in neighboring coil, change in current in neighboring coil. For example, हमारे पास दो coils हैं, coil 1 and coil 2. This is coil 1. This is coil 1 and this is coil 2. In the coil 1, let the number of turns per unit length, small n, be n1, number of turns per unit length be n1. Let the current flowing in the coil is I1, current flowing in the coil is I1, and area of the coil, this is the area, cross sectional area, this is the area of the coil, let it be A1. Let the area of cross section of the coil 1 is A1. Now in coil 2, let the number of turns per unit length is N2. Area of cross section is A2. Area of cross section is A2. Okay. Now when we press the key, जब हम की को प्रेस करेंगे, की को प्रेस करने से क्या होगा, की को प्रेस करने से इसमें करंट फ्लो होगी, और करंट फ्लो होगी तो ये क्या बन जाएगा, ये एक सोलेनॉइड बन जाएगा, करंट कैरिंग सोलेनॉइड बन जाएगा, और करंट कैरिंग सोलेनॉइड बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। करंट कैरिंग सोलेनॉइड क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसके अंदर जो बनेगी, ये यहाँ से निकल कर ये ऐसे चली जाएंगी। तो इसने जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई, या इसने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई, उसकी वजह से जो फील्ड लाइंस हैं वो इस वाले कॉइल से भी चली गई, इस वाले कॉइल से भी चली गई। ये फील्ड लाइंस जो किसने बनाई, जो फर्स्ट कॉइल ने बनाई। अब अगर फर्स्ट कॉइल में करंट चेंज होती है, फर्स्ट कॉइल में अगर करंट चेंज होती है, करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड भी बदलेगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है तो फील्ड लाइंस में बदलना, फील्ड लाइंस का बदलना भी ऑब्वियस सी बात है। अब अगर फील्ड लाइंस बदलेगी तो इस कॉइल में देखिए, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद द कॉइल इज चेंजिंग बिकॉज द करंट इन द कॉइल 1 इज चेंजिंग। की को प्रेस करने से करंट को 0 से मैक्सिमम होने में कुछ टाइम लगता है, डेफिनेट टाइम। इस डेफिनेट टाइम में, या इस टाइम में क्या होगा, इस टाइम में जब तक करंट बदल रही है, 0 से मैक्सिमम हो रही है, तब तक ये मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है तो ये फील्ड लाइंस बदलेगी। अब फेराडे ने कहा था कि जब किसी कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स या फील्ड लाइंस बदलती हैं तो उस कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो इंड्यूस हो जाता है। तो फैराडे के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, क्योंकि इस कॉइल से फील्ड लाइन जो है बदल रही है, क्योंकि इसमें करंट बदल रही है, तो धीरे धीरे पहले एक फील्ड लाइन थी, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, अब धीरे धीरे 4 हो जाएंगी। ठीक है, 4, 5 ऐसे इंक्रीज होती रहेंगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ती रहेंगी। जब तक नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ती रहेंगी या चेंज होती रहेंगी, हम कहते हैं यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करते हैं, बढ़ने की बजाय हम क्या यूज़ कर रहे हैं, चेंज। जब तक फील्ड लाइंस चेंज होती रहेंगी तब तक इससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स है वो बदल रहा है, और फ्लक्स बदल रहा है तो इसके दोनों एंड्स पर आपको मिलेगा एक ईएमएफ, और उस ईएमएफ की वजह से इस गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो करेगी, इस गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो करेगी। तो फ्लक्स इन कॉइल 2,
फ्लक्स इन कॉइल 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। कौन सा करंट? जो कॉइल 1 में फ्लो हो रही है। कौन सा करंट? जो कॉइल 1 में फ्लो हो रही है। फ्लक्स इन 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन I1। ठीक है, अब देखिए प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम हटाते हैं तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा है म्यूचुअल इंडक्शन का, M इंटू I1। इस कांस्टेंट को हम बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कांस्टेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और ये म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 1 है विथ रेस्पेक्ट टू 2। म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। कॉइल 1 में जो इंडक्शन हुआ है 2 की वजह से, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये होना चाहिए था कॉइल म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 2, म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 2 बाय 1। कॉइल 2 में जो हुआ है 1 की वजह से, तो इट शुड बी 2-1। म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, या म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 2 ड्यू टू 1। 1 की वजह से जो इसमें EMF इंड्यूस हुई है, 1 की वजह से जो कॉइल 2 में EMF इंड्यूस हुई है, उसको हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन इन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, अब फ्लक्स की हम बात करते हैं। फ्लक्स, ये जो फ्लक्स है phi2 कौन सा फ्लक्स है? जो फ्लक्स कॉइल 2 से लिंक्ड है, जो फ्लक्स कॉइल 2 से लिंक्ड है। तो इस फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? फ्लक्स का फॉर्मूला बनेगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब यहाँ पर फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में, फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, क्योंकि इस कॉइल का एरिया जो है वो इसी डायरेक्शन में और फील्ड लाइन भी इसी डायरेक्शन में, तो एंगल जो है वो 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू 1। अब यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड और एरिया तो लिख दिया, बट कौन सा मैग्नेटिक फील्ड और कौन सा एरिया? जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई है वो किसने बनाई है? मैग्नेटिक फील्ड बनाई है कॉइल 1 ने। 2 से लिंक करिए, बट बनाई किसने है? बनाई तो 1 नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1। और एरिया किसका? एरिया तो 2 का, क्योंकि इसी के एरिया, यही एरिया से तो वो पास हो रही है। ये जो एरिया है A2, इसी एरिया में से तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो इसलिए हमें एरिया किसका कंसिडर करना पड़ेगा? एरिया हमें सेकंड का कंसिडर करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि सोलेनॉइड में से सोलेनॉइड में बनने वाली, सोलेनॉइड के अंदर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो आंसर है मैग्नीट्यूड होता है μ0n। कौन से मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं? कॉइल 1 की मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स किसकी काउंट होगी? कॉइल 1 की। करंट किसका गिना जाएगा? कॉइल 1 का। μ0ni इंटू A2, μ0ni इंटू A2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 इंटू एरिया ऑफ A2। ठीक है, this is the flux linked with one turn only. This is the flux linked with one turn of second coil. Flux linked with one turn of second coil. This is the flux linked with one turn of second coil. टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकंड कॉइल कितना हो जाएगा? टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकंड कॉइल total flux linked with the second coil phi2 is equals to, एक टर्न से कितना फ्लक्स एसोसिएटेड था? μ0n1 I1 A2। अब टोटल टर्न से कितना हो जाएगा? कितनी टर्न्स हैं इसके अंदर? इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है n2। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो जाएगी? अगर इसकी लेंथ जो है वो L है, अगर इसकी लेंथ जो है वो L है, तो टोटल टर्न्स कितनी हो जाएंगी? μ0 n1 n2 I1 A2। और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स
एक टर्न से एसोसिएटेड कितनी थी, N1 थी। तो यहाँ पर हमने ये N2 से मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकंड कॉइल। एक टर्न से एसोसिएटेड फ्लक्स था म्यू नॉट N1 I1 A2, और तो टोटल से कितनी एसोसिएटेड हो जाएगी, म्यू नॉट N2 I1 A2। ये N2 के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो टोटल टर्न निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको L से भी मल्टीप्लाई करना रहेगा, इसको L से भी मल्टीप्लाई करना रहेगा। अब φ2 की वैल्यू कितनी आ गई, φ2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 I1 A2 into L, where L is the length of the second coil. This is flux 2. Now M21 हमने क्या देखा था, M21 क्या होगा, M21 यहाँ से देखिए M21, this is φ2 upon I1, φ2 upon I1, φ2 upon I1 अगर हम करते हैं तो ये कितना आएगा, म्यू नॉट N1 N2, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, A2 into L. This is the mutual induction. This is the mutual induction in coil 2 with respect to 1, in coil 2 due to 1, ठीक है। coil 2 में 1 की वजह से जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है उसकी वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट N1 N2 A2 into L। अब अगर हम क्या करते हैं, बैटरी को और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर देते हैं, बैटरी को और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब अब करंट कौन बना रहा है, अब करंट बना रही है सेकंड कॉइल, और ईएमएफ किस में इंड्यूस होगा, ईएमएफ फर्स्ट में इंड्यूस होगा। और हमने ये मान लिया कि सेकंड कॉइल कितना करंट बना रही है, सेकंड कॉइल I2 करंट बना रही है, ठीक है। बैटरी और गैल्वेनोमीटर को एक्सचेंज कर दिया, तो जिससे अब करंट कौन बनाएगी, सेकंड कॉइल, और ईएमएफ किस में इंड्यूस होगी, फर्स्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट में जो फ्लक्स में चेंज होएगा, फर्स्ट में जो फ्लक्स में चेंज होगा वो किसकी वजह से होगा, फर्स्ट में जो फ्लक्स में चेंज होगा वो होगा फर्स्ट कॉइल में जो करंट फ्लो कर रही है उसकी वजह से इसका खुद का फ्लक्स बदलेगा, इसका खुद का फ्लक्स बदलेगा, तो इससे लिंक्ड जो फ्लक्स है वो भी बदलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट मैग्नेटिक फ्लक्स 1 φ1 किस पर डिपेंड कर रही है, ये डिपेंड कर रही है जो I2 में करंट फ्लो कर रही है, जो किस पर डिपेंड कर रही है, जो I2 में करंट फ्लो कर रही है। I2 में करंट फ्लो कब करेगी, जब हम इसमें बैटरी लगा देंगे। तो इससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स है, किससे एसोसिएटेड, कॉइल 1 से एसोसिएटेड जो फ्लक्स है वो डिपेंड कर रही है जो करंट सेकंड कॉइल में फ्लो कर रही है। φ1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2, तो φ1 इज इक्वल्स टू M12। M12 का क्या, M12 को कैसे रीड करेंगे आप, म्यूचुअल इंडक्शन इन 1 ड्यू टू 2 इंटू I2। तो यहाँ से M12 की वैल्यू कितनी आई, M12 की वैल्यू आई φ1 अपॉन I2, φ1 अपॉन I2, ये वैल्यू आई। फ्लक्स यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं इसकी, फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू ए, सेम फॉर्मूला रहेगा। तो फ्लक्स 1 φ1 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, φ1 इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड, किसकी मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड की मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अब करंट कौन बना रहा है, करंट सेकंड कॉइल बना रहा है। तो करंट सेकंड कॉइल अगर बना रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेकंड कॉइल बनाएगी, और उसकी वजह से फर्स्ट में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो फ्लक्स जो फर्स्ट कॉइल जो फ्लक्स बना रही है वो है फर्स्ट कॉइल से जो फ्लक्स लिंक्ड है वो बन रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कॉइल के पास है, B2 इंटू ए किसका, फर्स्ट कॉइल का, ए किसका, फर्स्ट कॉइल का, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये फर्स्ट कॉइल से एसोसिएट हो रही है, फर्स्ट कॉइल से लिंक्ड हो रही है। कितनी लिंक्ड हो रही है वो डिपेंड करेगा फर्स्ट कॉइल का एरिया कितना है, ठीक है। अब इस B2 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट Ni, तो नंबर ऑफ टर्न्स किसके, सेकंड के, और करंट किसका, सेकंड का, और ये लगा दिया हमने एरिया फर्स्ट का, ये है 1 टर्न से एसोसिएट फ्लक्स, 1 टर्न से एसोसिएटेड फ्लक्स। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा म्यू नॉट N2 N1 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स उसमें फर्स्ट कॉइल में कितने थे, N1 थे, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, टोटल टर्न्स जो थे, टोटल टर्न्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न है, N1 है, और टोटल लेंथ कितनी है, L है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, N1 इंटू L इंटू I2 इंटू A1, ठीक है। तो जब हम M12 कैलकुलेट करेंगे, M12 का फॉर्मूला क्या है, φ1 अपॉन I2, φ1 में से I2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, म्यू नॉट N1 N2 A1
और I2 से I2 जो है कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बची लेंथ। अभी हमने दोनों सोलेनॉइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल अज्यूम करी है, दोनों सोलेनॉइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल अज्यूम करी है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 2 ड्यू टू 1 एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल 1 ड्यू टू 2, म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 1 ड्यू टू 2। दोनों में म्यू नॉट कॉमन है, N1 N2 कॉमन है, L अगर दोनों की लेंथ सेम है तो लेंथ भी कॉमन है और एरिया सिर्फ एरिया का डिफरेंस है। अब मैं इस एक्सप्रेशन को पीछे लिखता हूँ और देखते हैं कि क्या M1 और M2 इक्वल है या ये, क्योंकि एरिया में डिफरेंस है तो ये अलग ही रहेंगे। तो एक बार हम चेक कर दें। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस मैंने लिख दिए हैं, M21 म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 2 ड्यू टू 1 एंड M12 म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 1 ड्यू टू 2। ये दोनों एक्सप्रेशंस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं वापस, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया की। एरिया से कैसे इफेक्ट पड़ता है वो हम देखते हैं। ये जैसे दिस इज कॉइल 1, अगर ये कॉइल 1 थी, कॉइल 1 और कॉइल 2 मुझे ड्रॉ करने पड़ेंगे वापस। ये कॉइल 1 और कॉइल 2 मैंने वापस से ड्रॉ करें आपके लिए। अब अगर बैटरी कॉइल 1 के पास है तो करंट कौन बनाएगा? करंट बनाएगी कॉइल 1। करंट कॉइल 1 बनाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी कॉइल 1 बनाएगी। कॉइल 1 ने ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जानते हैं आप कैसी होती है? यूनिफॉर्म होती हैं और पैरेलल होती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल 1 ने बनाई। ठीक है, ये कॉइल 1 का एरिया था A1 और ये कॉइल 2 का एरिया है A2। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि कॉइल 1 ने जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई पर कॉइल 2 से लिंक्ड कितनी हो पा रही है? कॉइल 2 से उतनी ही लिंक्ड हो पा रही है जितनी उसके अंदर एंटर कर पा रही है। बाकी की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए ऊपर से और नीचे से निकल जा रही है, ये कॉइल 2 से लिंक नहीं हो रही है, कॉइल 2 से लिंक नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कितनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना ले, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड किस पर करेगा? वो डिपेंड करेगा एरिया ऑफ कॉइल 2। एरिया ऑफ कॉइल 2 जो छोटा वाला एरिया होगा उस पर डिपेंड कर रहा है। इट विल डिपेंड, द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल 2 डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेकंड कॉइल। देयरफॉर for M21 मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल 2, या फिर म्यूचुअल, यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन लिखा मैंने, म्यूचुअल इंडक्शन इन 2 ड्यू टू 1 फॉर म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 2 ड्यू टू 1 द इफेक्टिव एरिया इज A2। इफेक्टिव एरिया कितना है? A2। अब अगर हमने इस बैटरी और इसको स्विच कर दिया, अब बैटरी आ गई है किसके पास? कॉइल 2 के पास, और गैल्वेनोमीटर आ गया है कॉइल 1 के पास। अब हमने बैटरी यहाँ पर लगा दी, बैटरी यहाँ पे लगा दी तो करंट ये बना रहा है और गैल्वेनोमीटर इसके पास है। तो अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा तो मेरे को एक बार ये दोबारा बनानी पड़ेंगी। अब ये देखिए, ये कॉइल 2 के पास बैटरी है तो कॉइल 2 करंट बना रही है और इसने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई, पर 1 से लिंक्ड कितनी हो पाई? 1 से लिंक्ड उतनी हो पाई जितना कॉइल 2 बना रही थी, जितना कॉइल 2 1 से बना रही थी उतना ही ये इसके साथ लिंक हो पाई। ठीक है, ये देखिए सिर्फ 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसने बनाई और इसके अंदर से भी 2 जा रही है। अब इसका एरिया चाहे कितना ही बढ़ाओ उससे फर्क नहीं पड़ रहा। अगर फ्लक्स को अच्छे से समझना है तो इसको पानी के फ्लो से हमेशा आप कंपेयर करना, वाटर के फ्लो से हमेशा कंपेयर करना। पहले केस क्या था? पहले बैटरी इसके पास थी और फ्लक्स इससे लिंक हो रही थी। अब इसका मुंह था बहुत बड़ा, एक बॉटल है जिसका माउथ जो है, इस बॉटल का जो माउथ है या इसका जो नेक कह लीजिए, इसका जो नेक है या माउथ है काफ़ी बड़ा है और दूसरे का नेक जो है वो छोटा है। अब ये कितना ही पानी, अब अगर हमें इससे यहाँ पर पानी ट्रांसफ़र करना है तो ये कितनी तेज पानी फेंकेगा, इसके अंदर जा कितना पाएगा? जितना इसके माउथ से एंटर कर पाएगा। तो कितना पानी इसके अंदर जा पाएगा वो किस पर डिपेंड कर रहा है? वो इस कॉइल के एरिया पर डिपेंड कर रहा है, इस बॉटल के माउथ पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब सेकेंड केस में क्या हुआ? बैटरी हमने इसको दे दी और पानी डालना है इसमें। अब इसका मुंह कितना ही बढ़ाओ, जितना पानी ये निकाल पा रहा है उतना ही तो पानी इसके अंदर जाएगा। तो सिमिलरली केस ऐसा ही है फ्लक्स के साथ भी।
अब इसका मुंह कितना ही बड़ा हो, इसके साथ उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हो पाएंगी जितनी कॉइल 2 बना रही है, जितनी कॉइल 2 बना रही है। देयरफॉर फॉर M12 इफेक्टिव एरिया, द इफेक्टिव एरिया देखिए एरिया किसका काम आया, इसका एरिया क्या था, इसका एरिया A1 था। A1 एरिया काम आया, A1 एरिया काम नहीं आया, काम क्या आया, जो काम इसका एरिया है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स ये बना रही थी। अब ये इतनी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगी नहीं, तो इससे लिंक कैसे होगी, इससे लिंक उतनी हो पाएंगी, इससे लिंक जो फर्स्ट कॉइल से लिंक है ये उतनी हो पाएगी जितनी सेकंड कॉइल बना रही है, जितनी सेकंड कॉइल बना रही है। और सेकंड कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगी वो सिर्फ अपने एरिया के अंदर बनाएंगी, क्योंकि आपको पता है सोलेनॉइड के बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जीरो होती है, ठीक है। तो ये जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगी ये जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगी वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो इसके एरिया पर डिपेंड कर रही है। और इससे जितनी भी फील्ड लाइंस लिंक होंगी, इससे जितनी भी फील्ड लाइंस लिंक्ड होंगी वो भी इसके एरिया पर डिपेंड कर रही है, छोटे वाले के एरिया पर डिपेंड कर रही है। देयरफॉर फॉर M12 द इफेक्टिव एरिया इज A2, ठीक है। तो इफेक्टिव एरिया दोनों ही केसेस में कौन सा है, A2 है। चाहे इफेक्टिव एरिया दोनों ही केसेस में कौन सा है, A2 है, चाहे करंट कॉइल 1 बनाए या करंट कॉइल 2 बनाए। तो यहाँ पर जो हमने लिखा है A2 और A1 हमने लिखा है, इसको हम बदल देते हैं। दोनों ही केसेस में इफेक्टिव एरिया क्या हो जाएगा, दोनों ही केसेस में इफेक्टिव एरिया कितना हो जाएगा, दोनों ही केसेस में इफेक्टिव एरिया A2 हो जाएगा। तो M21 को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, μ0 N1 N2 और A2 रहने देते हैं इसको, या फिर हम A2 को हम रिप्लेस कर देते हैं A से। A2 को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, इक्विवेलेंट कर दिया किसके, स्मॉल a के। अब हम कैपिटल A1 A2 नहीं लिखेंगे, अब हम ये वाला एरिया लेंगे, ये स्मॉल a, ये स्मॉल a क्या है, ये है इफेक्टिव एरिया A, ठीक है, इंटू L। नाउ M12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा μ0 N1 N2। इफेक्टिव एरिया कौन सा कंसिडर करना है, M12 के केस में यहाँ पर A1 था, बट इस केस में मैंने बताया इफेक्टिव एरिया कितना रहेगा, इफेक्टिव एरिया A के बराबर ही रहेगा। तो इसमें भी हमने क्या लिख दिया, A ही लिख दिया। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करते हैं, 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 M12 इज इक्वल्स टू M21। M12 और M21 जो है ये इक्वल है, M12 और M21 इक्वल है, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 1 ड्यू टू 2 एंड म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 2 ड्यू टू 1, ये दोनों म्यूचुअल इंडक्शन कैसी होती हैं, ये दोनों म्यूचुअल इंडक्शन एग्जैक्टली इक्वल होती हैं, ठीक है। और अब हम एक बात और कर लेते हैं लेंथ की। ये हमने जैसे इफेक्टिव एरिया की बात करी, ऐसे ही इफेक्टिव लेंथ जो होगी, इफेक्टिव लेंथ इज ऑलवेज कंसिडर्ड द लेंथ which is larger। अभी हमारे केस में हमने क्या अज्यूम करी, दोनों की लेंथ इक्वल है, बट एग्जाम में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जिसमें दोनों की लेंथ आपको अलग अलग देती है, अलग अलग लेंथ देते हैं, तो आपको इफेक्टिव लेंथ किसकी कंसिडर करनी है, इफेक्टिव लेंथ उसकी कंसिडर करनी है जो बड़ा होगा, इफेक्टिव लेंथ उसकी कंसिडर करनी है जो बड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों, बड़ा क्यों, क्योंकि देखिए इफेक्टिव लेंथ का रोल, सबसे पहले तो ये देखिए इफेक्टिव लेंथ का रोल कब आएगा, इफेक्टिव लेंथ का रोल तब आएगा जब ये कॉइल्स एक के ऊपर एक हो, जब ये कॉइल्स एक के ऊपर एक हो। ये फर्स्ट सोलेनॉइड हमने बनाई, ठीक है, ये फर्स्ट सोलेनॉइड के टर्न्स हम बना रहे हैं, बड़ी वाली जो कॉइल है, ठीक है। अब इसके अंदर जो दूसरी सोलेनॉइड है, ये वाली दूसरी सोलेनॉइड है, ये अंदर वाली मैंने बनाई है, और अंदर वाली की लेंथ जो है कंपैरेटिवली छोटी है, अंदर वाली की जो लेंथ है वो कंपैरेटिवली छोटी है, ये इसके नंबर ऑफ टर्न्स हो गए। अब अगर
करंट बना रही है कॉइल, ये कॉइल 1 है बाहर वाली, दिस इज कॉइल 1, जो अंदर वाली है ये कॉइल 2 है। अब अगर करंट बना रही है बाहर वाली, करंट बाहर वाली बना रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है यहाँ से लेकर ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा वो यहाँ से लेकर कहाँ तक बनेगा, कंप्लीट लेंथ तक बनेगा, ये पूरी लेंथ तक बनेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक अलोंग द लेंथ, कंप्लीट लेंथ बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है वो लिंक नहीं होगी सेकंड कॉइल से, तो हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई नहीं, मैंने बस वही फील्ड लाइन बनाई है जो सेकंड कॉइल से लिंक हो रही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिंक हो रही है, तो लेंथ किसकी कंसिडर होगी, लेंथ होगी बड़ी L1 की, जो बड़ी है, ठीक है। और अब अगर करंट सेकंड कॉइल बना रही है, करंट सेकंड कॉइल बना रही है, तो सेकंड कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है, देखिए सेकंड कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है वो भी यहाँ से यहाँ तक ही बनेगी, यहाँ से यहाँ तक बनेगी, क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसी होती है, वो पैरेलल होती है। तो ये पहले यहाँ से यहाँ तक जाएंगी और फिर बाहर से घूमकर यहाँ पर वापस आएंगी। तो दोनों ही केसेस में लेंथ कौन सी कंसिडर हुई, लेंथ L1 कंसिडर हुई, या फिर वो लेंथ कंसिडर हुई जो बड़ी है, L1 इक्वलेंट टू L, where L is effective length। L क्या है, L है इफेक्टिव लेंथ। हमने दोनों ही हमारे केस में हमने दोनों की लेंथ इक्वल मानी। अगर इस तरह का केस आता है कि कॉइल जो है एक के ऊपर एक बाउंडेड हो, तो आपको कौन सी लेनी है, आपको वो लेंथ कंसिडर करनी है जो बड़ी होगी, ठीक है। अब हम एक दो छोटी छोटी चीज़ें और देख लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कपलिंग फैक्टर मतलब दोनों कॉइल्स को हमने कपल करा है, मतलब दोनों कॉइल्स को हमने एक साथ लिंक करा है, तो कौन से केस में जो कपलिंग फैक्टर है वो 0 होगा और कौन से केस में कपलिंग फैक्टर मैक्सिमम होगा। ये देखिए, अगर ये कॉइल है, ये है कॉइल नंबर 1, ठीक है, ये कॉइल नंबर 1 है फर्स्ट कॉइल, और जो सेकंड कॉइल है वो कुछ ऐसी है। दिस इज कॉइल नंबर 2। इस केस में सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन को यहाँ से एंटर करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ से जितनी ये जो भी फील्ड लाइंस बनाएगा वो इसके साथ एक भी लिंक नहीं हो पाएगी। तो कपलिंग फैक्टर जो होता है, कपलिंग फैक्टर डिनोटेड बाय K, डिनोटेड बाय कैपिटल K, और यहाँ पर जो K हो जाएगा, और यहाँ पर जो K है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर K की वैल्यू 0 है। एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकंड कॉइल से लिंक नहीं हो पाई, ठीक है। अब अगर एक फैक्टर हम ये लेते हैं कि ये है कॉइल नंबर 1, और दूसरा है ये कॉइल नंबर 2। तो इस केस में क्या है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये बना रहा है उतनी की उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से लिंक हो जाएगी। ऑल्दो डिपेंड करेगा डिस्टेंस पर ऐसे केसेस में K इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, K इज इक्वल्स टू 1। अगर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही हैं तो मैग्नेटिक ये कपलिंग फैक्टर है वो क्या रहेगा, 1 इस केस में। और ये वाला जो केस है जब कॉइल्स एक के ऊपर एक बाउंडेड रहती है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल अभी बना के बताई थी, ये अगर सोलेनॉइड इस तरह का हो, एक सोलेनॉइड के ऊपर ही, एक सोलेनॉइड के अंदर ही दूसरा सोलेनॉइड हो, उस केस में कपलिंग फैक्टर जो रहता है इस केस में कपलिंग फैक्टर, देखिए ये वाला जो केस है, इस केस में कपलिंग फैक्टर मैक्सिमम रहता है। कपलिंग फैक्टर हम यहाँ पर 1 कह लेते हैं, और यहाँ पर हम बोल देते हैं कपलिंग फैक्टर जो है ये 0 और 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, क्योंकि अगर इसमें डिस्टेंस जो है K की वैल्यू 1 से बड़ी है
1 से कम है और 0 से ज़्यादा है। अगर इसमें डिस्टेंस बढ़ा दी जाएंगी दोनों कॉइल के बीच में तो सारी की सारी फ्लक्स इससे लिंक नहीं हो पाएंगी, तो इसलिए मैंने इसको बोल दिया यहाँ पर के जो है 0 से 1 के बीच में होगा। और यहाँ पर इस वाले केस में देखिए जहाँ पर एक के अंदर एक सोलेनॉइड है, यहाँ पर ये जितनी भी फ्लक्स बनाएगा फर्स्ट कॉइल वो सारी की सारी सेकंड से लिंक होगी और सेकंड जितनी बनाएगा वो सारी की सारी फर्स्ट से लिंक होगी। तो इस केस में ये कपलिंग फैक्टर कितना रहेगा, ये कपलिंग फैक्टर 1 रहेगा, ठीक है। और एक यहाँ पर लास्ट में एक चीज़ मुझसे मिस हो गई थी, म्यूचुअल इंडक्शन की एक और डेफिनेशन, म्यूचुअल इंडक्शन की एक और डेफिनेशन, इंड्यूस्ड ईएमएफ। जैसे हमने पढ़ा था कि एम के लिए हमने क्या पढ़ा, m इज इक्वल्स टू होता है या फिर फाई, फ्लक्स की बात कर लेते हैं, फ्लक्स इज इक्वल्स टू m इंटू आई, फ्लक्स इज इक्वल्स टू m इंटू आई। अगर हम 2 की बात करते हैं तो दिस इज फ्लक्स ड्यू टू 2, फ्लक्स ड्यू टू 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ड्यू टू 1, करंट जो फर्स्ट कॉइल बनाएगा, और दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 2 ड्यू टू 1, ठीक है, ये है। अब यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी, ईएमएफ होता है d∅2 अपॉन dt, d∅2 अपॉन dt। तो ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी, ईएमएफ होगी m di1 बाय dt, m di1 बाय dt। तो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 2 ड्यू टू 1 कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज M21 कैन ऑल्सो बी डिफाइंड as the EMF in induced, EMF induce कर देते हैं हम, EMF induced in coil 2। कौन सी कॉइल में EMF इंड्यूस हो रही है, फर्स्ट तो करंट बना रही थी और EMF किसके अंदर इंड्यूस हो रही है, EMF इन कॉइल 2, EMF सेकंड कॉइल में इंड्यूस हो रही है। तो म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 2 ड्यू टू 1 कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द EMF इंड्यूस इन द कॉइल 2 व्हेन the rate of change, when the rate of change of current in coil 1, when the rate of change of current in coil 1 is 1 ampere पर सेकेंड। मतलब हमने क्या किया, ये देखिए, दिस इज ईएमएफ, दिस इज इंड्यूस ईएमएफ एंड दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 2 ड्यू टू 1, और ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को हमने क्या बना दिया, इस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को हमने बना दिया 1 एम्पियर पर सेकेंड। अगर ये 1 एम्पियर पर सेकेंड हो गया, अगर ये 1 एम्पियर पर सेकेंड हो गया तो ईएमएफ किसके इक्वल हो जाएगा, ईएमएफ M21 के इक्वल हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन कॉइल 2 ड्यू टू 1, ठीक है। तो हमने म्यूचुअल इंडक्शन की यहाँ से एक और डेफिनेशन बना दी, म्यूचुअल इंडक्शन कॉइल 2 ड्यू टू 1 कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द इंड्यूस ईएमएफ इन कॉइल 2 व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कॉइल 1 इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। ऐसे ही सिमिलरली आप M12 के लिए भी बना सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन, दिस इज कपलिंग फैक्टर। कपलिंग फैक्टर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। अगर आपको ओरिएंटेशन समझा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको ओरिएंटेशन दे दी जाए कि बोथ द एक्सिस ऑफ बोथ द कॉइल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आपको क्या लेना है, म्यूचुअल इंडक्शन 0, और आपको बोलना है, अगर दूसरे में ऐसा बोला जाए कि बोथ द कॉइल्स हैव सेम एक्सिस, जैसे इस केस में और इस केस में, तो जब तक अगर आपको ये वैल्यू इंडिकेट नहीं की जाए, जब तक आपको ये वैल्यू इंडिकेट नहीं की जाए और आपको बोला जाए कि दोनों की एक्सिस जो है वो सेम है, तो आपको k की वैल्यू क्या कंसिडर करनी है, दोनों की k की वैल्यू आपको 1 ही कंसिडर करनी है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन। अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डिवाइसेस। ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डिवाइसेस, उसके अंदर हमारे को 2 डिवाइसेस पढ़नी रहेंगी, एक है ट्रांसफार्मर और एक है जनरेटर जो ऑल्टरनेटिंग करंट बनाता है। बहुत सारे क्लासेस में इंड्यूस ईएमएफ में ही ऑल्टरनेटिंग जो करंट की जनरेटर है उसको पढ़ा दिया जाता है, एसी जनरेटर पढ़ा दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में या तो हम एसी जनरेटर पढ़ लेंगे या फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे और फिर उसके लास्ट में हम एसी जनरेटर पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्लास में क्या करते हैं, मैं बच्चों से पूछता हूँ वो क्या पढ़ना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्लास में हम एसी जनरेटर या फिर ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट कर देंगे। दिस इज ऑल अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब जो लास्ट टॉपिक हमारा बचा है वो है एसी जनरेटर। आइदर हम उसको इस क्लास के बाद कर लेंगे और आइदर एसी जनरेटर ट्रांसफार्मर जब हम पढ़ेंगे उसके बाद हम उसको एसी जनरेटर को करेंगे। एसी जनरेटर वैसे आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, तो आप उससे काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर भी होंगे। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना रहेगा वो मैं कर दूँगा।